क्लास 10th हिस्ट्री यानी इतिहास की पुस्तक है इतिहास की दुनिया भाग दूसरा। चैप्टर नंबर 5वां है अर्थव्यवस्था और आजीविका। आइए इसके सारे अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। देखिए पहला सवाल है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ऑब्जेक्टिव में पहला है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। तो ये देखिए ये धागों से ऊन या कपास की कताई करने की ये मशीन होती है। 1770 में जेम्स हारग्रिव्स ने स्पिनिंग जेनी मशीन का खोज किया 1770। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। दूसरा है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार 1815 में हम्फ्री डेवी द्वारा ये किया गया। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, हम्फ्री डेवी, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद तीसरा, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई। सबसे पहले कब की गई बम्बई में। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना में सबसे पहले सूती कपड़ों की मिल स्थापित हुई यानी उद्योगीकरण हुआ 1851 में। ठीक, कहाँ पे हुआ, ये बम्बई में किया गया। तो सीधे तौर पे ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही होगा। चौथा है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई। देखिए कोलकाता में बड़े पैमाने पर जूट की फसल उगाई जाती है, तो वहाँ पे 1917 में कलकत्ता में पहली मिल लगाई गई जूट की। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही होगा। पांचवा है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ। सबसे पहले भारत में सबसे पहले कोयला उद्योग का प्रारंभ 1814 में हुआ। ठीक है, जब रानीगंज पश्चिम बंगाल में ये यहाँ पे खाने हैं वहीं से खुदाई प्रारंभ हुई 1814 ईस्वी में। तो यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा 1814। इसके बाद देखिए 6 नंबर, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, वो तिथि हमें बताना है। तो इन्होंने 1907 में की। ठीक है, जिसे टिस्को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। सातवां है भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। तो ये हुई 1910 में। ये भी जमशेद जी टाटा ने ही इसको स्थापित किया 1910 में। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही होगा। देखिए इसके बाद इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को जो वयस्क मताधिकार है कब प्राप्त हुआ। तो सन 1918 में कब हुआ इंग्लैंड में, 1918 में सभी को वयस्क मताधिकार प्राप्त दे दिया गया। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। देखिए अगला सवाल है 9 नंबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो ये मजदूरों के हित में ये स्थापना की गई। ठीक है, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई। किसके द्वारा की गई, लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक, तो उनके शोषण से और मजदूरी को तय करने के लिए, ताकि उनका शोषण ना हो श्रमिकों का, इसीलिए इसका उद्देश्य था। लाला लाजपत राय ने इसे किया 1920 में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 10 नंबर, भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। देखिए भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित किया गया, जिसमें बच्चों के काम करने की अवधि और आयु को वहाँ पे संशोधित किया गया और महिलाओं को भी काम करने के घंटे और मजदूरी ये निश्चित की गई। ठीक है, ये 1881 में पारित हुआ भारत में। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा हमारा। इसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, सन 1838 में डैश में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई। 1838 में किस जगह हुई वो बताना है। देखिए लंदन श्रमिक संघ द्वारा 1838 में मजदूरों ने चार्टिस्ट आंदोलन किया, क्योंकि उनका शोषण हो रहा था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के आने से उनको कई घंटे काम करना पड़ रहा था और मजदूरी नहीं मिल पा रही थी। ठीक, और उसमें कई प्रकार के उन्हें देखिए अधिकार भी दिए गए, जैसे कि मतदान का अधिकार भी दिया गया 1918 में। लेकिन हमें बताना है आंदोलन कहाँ हुआ, तो लंदन में हुआ। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन। तो यहाँ पे आपको लिखना है यूके लिख सकते हैं या लंदन भी लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए दूसरा, सन डैश में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ। तो मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ। तो देखिए 1926 में ये मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ। मजदूरों के शोषण के विरुद्ध उनका शोषण हो रहा था। ठीक है, आर्थिक तौर पे। तो ये हमारा हो जाएगा 1926 में। ठीक है, तीसरा है न्यूनतम मजदूरी कानून सन डैश में हुआ। यहाँ पे गौर करना है, सरकार ने 1948 में ये पारित किया न्यूनतम मजदूरी कानून। ठीक है, जिसमें कि मजदूरी की दरें निश्चित की गई, 1948 में पारित हुआ। तो हमें भरना है 1948। ठीक,
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना डैश में हुई। तो देखिए मज़दूरों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो समस्याएं होती थी उनको सुलझाने की 1920 में की गई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ ILO की गठन। ठीक है, तो इसका होगा हमारा 1920 आपको भरना है। पांचवा है प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं एवं बच्चों को डैश एवं को निश्चित की गई। क्या निश्चित की गई? महिलाओं एवं बच्चों को, दोनों को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आयु और काम के घंटे और आयु ये दोनों निश्चित की गई, बच्चों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। समझ में आ गया? ठीक। और तीसरा है मजदूरी। तो हम लिखेंगे पहले काम के घंटे, ठीक है, आयु और तीसरा मजदूरी। ठीक, मजदूरी, ये तीन चीज़ें निश्चित की गई प्रथम फैक्ट्री अधिनियम में। अब इसके बाद देखिए मिलान करना है। पहला है, देखिए मशीन का नाम है और ये आविष्कार करता है स्पेनिंग जेनी। ये किसने आविष्कार किया? तो स्पेनिंग जेनी के 1770 में जेम्स हारग्रीव्स ने आविष्कार किया। ठीक है, सूत काटने की मशीन स्पेनिंग जेनी। तो ये होगा जेम्स हारग्रीव्स, ये होगा इसका आखिरी। फ्लाइंग शटल, इसके आविष्कार बताना है। तो देखिए 1773 में लंकाशायर के जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया। ठीक है, जिसे चूल्हे बड़ी तेज़ी से ये काम करते थे, ये भी बुनाई के लिए संबंधित है। जॉन के, ये क्या होगा फ्लाइंग शटल का? जॉन के। ठीक। पावर लूम, इसका आविष्कार बताना है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो एडमंड कार्टराइटर नामक, एडमंड कार्टराइटर द्वारा वाष्प पे चलने वाला पावर लूम बताया। एडमंड कार्टराइटर, देखिए कौन सा है? एडमंड कार्टराइटर, ये हो गया। ठीक है, दूसरा वाष्प इंजन हम सभी जानते हैं, जेम्स वाट होगा इसका। स्पिनिंग व्हील, देखिए स्पिनिंग व्हील का आविष्कार जो है ये हो जाएंगे आपको, देखिए ये हो जाएगा आपका पहला, सैमुअल क्रॉम्पटन। आइए देख लेते हैं स्पिनिंग व्हील। यहाँ पे देखिए ये वाला है सैमुअल क्रॉम्पटन। तो ये हो गया पहला। तो इस तरीके से हमने इसको मिला लिया काफ़ी अच्छे से। आइए इसके बाद हमारा प्रारंभ होता है सब्जेक्टिव प्रश्न। पहला है अति लघु उत्तरीय, देखिए 20 शब्दों में आंसर करना है। पहला है फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारण बताएं, दो वजह बताना है कि कैसे ये विकास हुआ। ठीक है, देखिए पहला तो कारण है मशीनों के नए नए यंत्रों के आविष्कार ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया, यानी उद्योगीकरण हो जाएगा। उद्योगीकरण का मतलब क्या होता है? जो काम मनुष्य करते हैं उसके बदले में मशीन द्वारा भारी मात्रा में, देखो कि किसी प्रोडक्ट का, ठीक है, इकोनॉमी में अगर मशीनों को ला दिया जाए, भारी मशीनों को ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए, तो वो हो गया उद्योगीकरण। ठीक है, मानव श्रम के बदले में मशीनों से किया जाने वाला कार्य उद्योगीकरण हो गया। ठीक, तो पहला हो गया उद्योगीकरण। ठीक है, तो मशीनों के नए नए यंत्रों के आविष्कार ने फैक्ट्री प्रणाली को जन्म दिया। और दूसरा है इसी मशीनों को कई क्षेत्रों में विस्तारित करना, यानी वो हो गया शहरीकरण। जगह जगह पे, यहाँ पे उद्योगीकरण हुआ, फिर यहाँ पे उद्योगीकरण हुआ। ठीक, ऐसे विस्तार होता गया। तो ऐसे क्या हुआ? फैक्ट्री प्रणाली विकसित हो गई। देखिए इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के निम्नलिखित कारण थे। पहला है उद्योगीकरण, जिसमें मशीनों एवं नए नए यंत्रों के आविष्कार के कारण हुआ, यानी उद्योगीकरण। दूसरा है शहरीकरण, उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्रों के विकास ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया। नया केंद्र बनाएंगे तो उस स्थान का क्या होगा? शहरीकरण होगा। ठीक है, तो ये दो वजह है फैक्ट्री प्रणाली के विकास में। देखिए दूसरा सवाल, बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई, वो बताना है। देखिए इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे उद्योगीकरण। ठीक है, उद्योगीकरण के फलस्वरूप मशीनों के आने से ब्रिटिश सहयोग से भारत के उद्योग में पूंजी लगाने वाले उद्योगपति पूंजीपति बन गए। जिससे क्या हुआ? क्या था? समाज तीन वर्गों में बट गया, पूंजीपति वर्ग और दूसरा है बुर्जुआ वर्ग, जो हमें बताना है, इसे मध्यम वर्ग। ठीक है, मध्यम वर्ग या मजदूर वर्ग। तो इसका मुख्य कारण है भारत में उद्योगीकरण के आने से बुर्जुआ वर्ग, ये इसकी उत्पत्ति हो गई। ठीक है, यानी आप पूरा इसको लिख लीजिए यहाँ तक। देखिए तीसरा सवाल क्या है, 18वीं शताब्दी में, ठीक है, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे। यानी देखिए उद्योगीकरण आने से पूर्व, ठीक, 18वीं शताब्दी में तो भारत में जो कल कारखाने लगे सब 19वीं शताब्दी में लगे। ठीक है, उनके आने से पहले कौन कौन से उद्योग थे वही बताना है। तो देखिए हम इसका आंसर ऐसे करेंगे, 18वीं शताब्दी तक भारतीय उद्योग विश्व में सबसे अधिक विकसित थे। ठीक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा कार्यशाला था जो बहुत से सुंदर और उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करता था, जब तक मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, यानी तभी तक, यानी 18वीं शताब्दी में।
देखिए कौन से उद्योग, भारतीय हस्तकला, इसमें भी कई प्रकार के काम आ जाएंगे जो हाथों से, ठीक है, निर्माण किए जाते थे। शिल्प कला तथा व्यापार पर ब्रिटिश का कायम था। ये सबसे महत्वपूर्ण हो गए, भारतीय हस्तकला, शिल्प कला और व्यापार, ठीक है। और लघु उद्योग और वस्त्र उद्योग, ये भी लघु उद्योग भी शामिल है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है चौथा, निरुद्योगीकरण से आप क्या तात्पर्य है। देखिए यहाँ से हम करेंगे, एक तरफ जहाँ मशीनों के आविष्कार ने उद्योग एवं उत्पादन में वृद्धि कर उद्योगीकरण प्रक्रिया की शुरुआत की। मैंने बताया कि मानव श्रम के बदले जब मशीनें आ जाएं, वहाँ से उत्पादन हो तो उसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। तो ये क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। वहीं दूसरी तरफ वहीं भारत में कुटीर उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गया, जो हाथों से होता था संचालित। तो भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारत के उद्योग के निरुद्योगीकरण की संज्ञा दी, यानी कुटीर उद्योग का बंद हो जाना, ठीक, औद्योगिक क्रांति के आने से इसे निरुद्योगीकरण कहा जाता है, ठीक है। ये आपका पूरा आंसर हो गया। देखिए इसका पांचवा सवाल, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई और इसका क्या उद्देश्य था, यानी ये हमें इस भी बताना है कब की गई और किस वजह से की गई, वो भी बताना है उद्देश्य। देखिए हमें बताना था ईस्वी कब हुई, तो सन 1916 में सरकार ने एक औद्योगिक आयोग नियुक्ति किया, ठीक है। अब देखिए क्या कारण है, क्या वजह है, ताकि वह भारतीय उद्योग तथा व्यापार के भारतीय वित्त से, ठीक है, भारतीय वित्त से, इकोनॉमी से संबंधित प्रयत्नों के लिए उन क्षेत्रों का पता लगाए, ठीक है, जिसे सरकार सहायता दे सके। इसीलिए, ठीक, समझ में आ गया कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ सरकार उसकी सहायता दे सके, ठीक है। ये पूरा आपको लिख लेना है, आंसर हो गया आपका। आइए इसके बाद बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, 60 शब्दों में आंसर करना है। पहला है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, औद्योगिकरण का मतलब है जब अर्थव्यवस्था में वस्तु के उत्पादन में मानव श्रम के बदले मशीनें आ जाएँ भारी भारी और ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो, तो वो हो गया औद्योगिकरण। सबसे पहले इंग्लैंड में आया, उसके बाद भारत में। तो आइए इसकी परिभाषा हम लिखते हैं औद्योगिकरण की। तो इसका हम देखिए हम ऐसे करेंगे, औद्योगिकरण का मतलब है जब अर्थव्यवस्था में वस्तु का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा ना करके भारी मशीनों द्वारा बृहद मात्रा में होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, इकोनॉमी में, तो औद्योगिकरण कहलाता है। इससे कि आर्थिक विकास होगा, रुपया पैसा ज़्यादा मात्रा में आएगा और सामाजिक बदलाव भी होंगे, यानी कि लोगों की लाइफ स्टाइल बदलेंगे इससे, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका उत्तर यही हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल है हमारा दूसरा, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि औद्योगिकरण ने मजदूरों को आजीविका को प्रत्यक्ष रूप से इस पर चोट पहुंचाई, क्योंकि मशीन जब आ जाएंगी तो मजदूर तो बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी आजीविका ठप पड़ जाएगी, ठीक है। देखिए कुल मिलाकर देखा जाए, कारखानों ने बेरोजगार कर दिया, किसके, कारखानों ने, और उसके बाद मजदूरों की आजीविका को इस तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया, ठीक है, औद्योगिकरण ने। तो सबसे पहले आपको ये लाइन लिखना है, औद्योगिकरण ने मजदूरों को बेरोजगार कर दिया, ठीक है। ये उसके बाद लिखने के बाद फिर यहाँ से आपको करना है, औद्योगिकरण ने नई फैक्ट्री प्रणाली को जन्म दिया, जिसमें कि गृह उद्योगों के मालिक अब मजदूर बन गए, जिनकी आजीविका बड़े बड़े उद्योगपति द्वारा वेतन पर निर्भर करता था, और औरतों बच्चों को 16 से 18 घंटे काम करने जाते थे, ठीक। तो उस समय देखिए कानून मिल जो है, कानून मिल मालिकों के पक्ष में था, और मजदूरों की लाचारी यह थी कि वो अपने गृह उद्योग की तरह लौट नहीं सकते, यानी उनका काफ़ी शोषण किया जा रहा था, ठीक है, और उस तरह से वो बेरोजगार भी हो गए। तो यही आपको पूरे लिख लेने हैं। देखिए अगला सवाल है तीसरा, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, ये बताना है। देखिए इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, औद्योगिकरण ने स्लम पद्धति की शुरुआत की। मजदूर शहर के छोटे छोटे घरों में जहां किसी तरह से सुविधा उपलब्ध नहीं थी वहां रहने को बाध्य थे। आगे चलकर उत्पादन की उचित वितरण के लिए ये आंदोलन शुरू किए, ठीक है, ठीक। तो यही कही जाती है स्लम पद्धति। देखिए अगला सवाल है चौथा, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे, ये बताना है। तो देखिए इसका आंसर करेंगे, सरकार ने, हम यहाँ से करेंगे, मजदूरों की आजीविका और उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सन 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया, जिसके द्वारा कुछ उद्योग में मजदूरी की दरें निश्चित की गई, ठीक। और उसके बाद न्यूनतम मजदूरी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि केवल मजदूर अपना गुजारा ना करे बल्कि उससे कुछ और अधिक हो, ताकि वो अपनी कुशलता को और बनाए रखे, यही उसका उद्देश्य भी था, ठीक है। कब की गई वो भी है।
तो पूरा आपको लिख लेना है यहाँ तक, फिर इसके बाद थोड़े से बढ़ा के यहाँ तक। देखिए इसके बाद है 5वां सवाल, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे? तो इसका आंसर करेंगे औद्योगिकरण में या मशीनों के निर्माण में लोहा की आवश्यकता थी। ठीक है, लोहे को पिघलाकर विभिन्न मशीन बनाए जाते थे और इसको पिघलाने के लिए क्या चाहिए, वाष्प चाहिए, ईंधन चाहिए, तो ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग होता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये औद्योगिक क्रांति को ये गति प्रदान की लोहा और कोयला। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।